हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोग ट्रू सॉल्यूशन या सॉल्यूशन के बारे में पढ़ रहे थे और मैंने आपको बताया था कि जो ट्रू सॉल्यूशन या इसको सिर्फ हम लोग सॉल्यूशन भी बोलते थे कि सॉल्यूशन क्या होता है। तो ये होता है होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर प्योर सब्सटेंस। दो या दो से अधिक प्योर सब्सटेंस को मिक्स करके आप जो होमोजीनियस मिक्सचर बनाते हैं वही कहलाता है सॉल्यूशन, या इसी को ट्रू सॉल्यूशन भी बोलते हैं। होमोजीनियस मिक्सचर, ये भी मैंने आपको बताया था कि ऐसा मिक्सचर जिसका कंपोजिशन और प्रॉपर्टीज थ्रू आउट द सॉल्यूशन सेम होती हैं, सॉल्यूशन में कहीं भी वो वेरी नहीं करती है। फिर उसके बाद हमने बात किया था टाइप ऑफ सॉल्यूशन कि सॉल्यूशन कितने तरह के होते हैं। तो टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने अलग अलग टाइप ऑफ सॉल्यूशन की बात की थी और हर सॉल्यूशन का टाइप करते समय हमने बेसिस पढ़ा था। तो पहला जो हम लोगों ने किया था, फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में हमने किया था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। इस सॉल्यूशन की डिफिनीशन में आप ये बोल रहे हो ना कि टू आर मोर कंपोनेंट। तो ये कंपोनेंट कितने हैं? 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं। इसके बेसिस पे जो क्लासिफिकेशन करते हैं तो पहला होता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। तो सॉल्यूशन है, मिक्सचर है, तो कम से कम 2 होंगे। तो ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, अगर 2 कंपोनेंट हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को हम लोगों ने बोला था बाइनरी सॉल्यूशन। अगर कंपोनेंट 3 थे तो ऐसे सॉल्यूशन का नाम दिया था टर्नरी सॉल्यूशन। और अगर कंपोनेंट 4 थे तो उसका नाम दिया था क्वाटरनरी सॉल्यूशन। क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। तो ये तो पहला क्लासिफिकेशन था ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स। कंपोनेंट अगर 2 हैं, 2 प्योर सब्सटेंस को मिक्स किया है तो उसको बोलते थे बाइनरी सॉल्यूशन। 3 प्योर कंपोनेंट को मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाया था तो बोलते थे टर्नरी सॉल्यूशन। और 4 प्योर कंपोनेंट को मिक्स करके सॉल्यूशन बनाया था तो उसको बोलते थे क्वाटरनरी सॉल्यूशन, ठीक है बेटा। अगला था सेकंड क्लासिफिकेशन जो हमने किया था, वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का रिलेटिव अमाउंट कितना है। तो उसके बेसिस पे हमने 2 तरह के क्लासिफिकेशन किए थे, 2 तरह के सॉल्यूशन बताए थे। एक को बताया था कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन और दूसरे का नाम था डाइल्यूट सॉल्यूशन। अब कंसंट्रेटेड और डाइल्यूट का क्या कॉन्सेप्ट था? अगर सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली ज़्यादा है तो उसको बोलते थे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, और अगर सॉल्यूट का अमाउंट रिलेटिवली कम था तो उसको बोलते थे डाइल्यूट सॉल्यूशन। जैसे हमने आपको कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बताया था
98% H2SO4। मैंने आपको बताया था कि जब आप केमिस्ट्री लैब में जाओगे तो केमिस्ट्री लैब में एक बॉटल रखी होती है सल्फ्यूरिक एसिड की, और उसके ऊपर लिखा होता है कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड, और वहीं पे उसी के नीचे लिखा होगा 98%। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने ये सल्फ्यूरिक एसिड के बॉटल से 100 ग्राम सल्फ्यूरिक एसिड का सॉल्यूशन निकाला है, तो उस 100 ग्राम में से 98 ग्राम तो सल्फ्यूरिक एसिड होगा और बचे हुए 2 ग्राम वाटर के होंगे। तो यहाँ पे इस सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट है, मेन कंपोनेंट है, उसका अमाउंट वाटर के रिस्पेक्ट में बहुत ज़्यादा है, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। इसी तरीके से डाइल्यूट सॉल्यूशन में हमने आपको एग्जांपल बताया था कि जो फ्लूइड हमको डॉक्टर चढ़ाते हैं, जिसको आप ग्लूकोज बोलते हो, कहते हो कि फला आदमी को ग्लूकोज चढ़ रहा है, तो वो ग्लूकोज जो होता है ना बेटा, उस ग्लूकोज को हम बोलते हैं नॉर्मल सैलाइन वाटर। नॉर्मल सैलाइन वाटर मतलब वाटर के अंदर नमक घुला होता है, और उस नॉर्मल सैलाइन वाटर का जो कंसंट्रेशन होता है वो 0.9% वेट बाई वॉल्यूम होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपने 100 ml का एक बॉटल लिया है, तो उस 100 ml में सिर्फ 0.9 ग्राम सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक घुला होगा, और बाकी सब कुछ क्या होगा? वाटर होगा। तो वाटर के रिस्पेक्ट में जो सॉल्यूट है बहुत कम है, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है बेटा। फिर इसके बाद हम लोगों ने तीसरा जो क्लासिफिकेशन किया था, तो 2 क्लासिफिकेशन थे। पहला ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, और दूसरा ऑन द बेसिस ऑफ रिलेटिव अमाउंट ऑफ सॉल्यूट। थर्ड जो क्लासिफिकेशन किया था वो किया था ऑन द बेसिस ऑफ सॉल्युबिलिटी, या इसी को हम दूसरे तरीके से बोल सकते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट, कि सॉल्यूशन में सॉल्यूट का कितना अमाउंट है, और वो अमाउंट हम लोग कंपेयर करते हैं सॉल्युबिलिटी से। तो फिर इसमें हमने सॉल्युबिलिटी ये बताई थी कि किसी भी सॉल्यूट की किसी गिवन सॉल्वेंट में सॉल्युबिलिटी का क्या मतलब है। जैसे मान लीजिए कि आपने एक सॉल्वेंट लिया और इसका अमाउंट फिक्स कर दीजिए, मान लिया 100 ml ले लिया, यहाँ का टेम्परेचर भी फिक्स कर दिया। जनरली रूम टेम्परेचर लेते हैं 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और इसमें जो सॉल्यूट आप मिला रहे हो, तो इनिशियली आप जब सॉल्यूट मिलाओगे, जैसे ही सॉल्यूट सॉल्वेंट के अंदर जाएगा, ये सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में जो स्पेस होता है, इसमें ये अपने आप को सेट करता है, डिसॉल्व हो जाता है, डिसअपीयर हो जाता है, गायब हो जाता है, खत्म हो जाता है। खत्म होने का सेंस कि इस स्पेस के बीच में जो इंटर पार्टिकुलर स्पेस है, इस बीच में ये अपने आप को सेट कर लेता है, डिसॉल्व कर लेता है। अब जैसे जैसे इसका अमाउंट आप बढ़ाते जाते हो, तो ये घुलता जाता है, लेकिन एक समय के बाद इसका डिसॉल्व होना बंद हो जाता है, और उसके बाद ये नीचे जाके सॉलिड के रूप में ही सेटल डाउन हो जाता है,
बैठ जाता है। ठीक है, तो ये जरूरी नहीं है कि कोई भी सॉल्वेंट में आप चाहे जितना सॉल्यूट चाहो नहीं मिला सकते हो, उसकी एक लिमिट है, उस लिमिट के बाद आप सॉल्यूट नहीं मिला सकते हो। मतलब कि जो सॉल्यूट है इसका एक कुछ फिक्स अमाउंट होगा, जो इस सॉल्वेंट में जिसका अमाउंट आपने फिक्स किया है, टेम्परेचर फिक्स किया है, उसमें इसका एक फिक्स अमाउंट होगा जो डिजॉल्व हो सकता है, उसके बाद फिर वो डिजॉल्व नहीं होगा। तो यही मैक्सिमम अमाउंट, मान लो कि हम सपोज कर रहे हैं कि 100 ग्राम है, तो 100 ग्राम से कम आप इसमें डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा, 100 ग्राम भी डिजॉल्व करोगे तो डिजॉल्व हो जाएगा। लेकिन जैसे ही आप 100 ग्राम से थोड़ा सा ज़्यादा 101 ग्राम डिजॉल्व किया, तो अब 1 ग्राम ये नीचे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, तो आप 101 ग्राम डिजॉल्व नहीं कर सकते। कितना कर सकते हैं मैक्सिमम? 100 ग्राम। तो यही 100 ग्राम इस सॉल्यूट की इस गिवन सॉल्वेंट में इस टेम्परेचर पे क्या कहलाती थी? सॉल्युबिलिटी। तो क्या हो गया सॉल्युबिलिटी बेटा? सॉल्युबिलिटी इज मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट which can be dissolved in given solvent at constant temperature. Maximum amount of solute which can be dissolved in given solvent at constant temperature is known as solubility. तो इसी solubility के बेसिस पे फिर हमने जो सॉल्यूशन के टाइप बताए थे वो 3 बताए थे। एक हमने बताया था अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, दूसरा हमने आपको बताया था सैचुरेटेड सॉल्यूशन, और थर्ड वन तीसरा था सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब कब हम किसी सॉल्यूशन को बोलेंगे कि ये अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन है, कब बोलेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन है, और कब बोलेंगे कि सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन है। जैसे मान लो हमने अभी पिछला एक्सपेरिमेंट किया था, तो पिछले एक्सपेरिमेंट में 100 ml लिया था, टेम्परेचर रखा था 25 डिग्री सेंटीग्रेड, और हमने देखा था कि इसमें 100 ग्राम मैक्सिमम डिजॉल्व हो सकता था, और यही 100 ग्राम क्या कहलाती थी? सॉल्युबिलिटी। ठीक है, अब इसी चीज को हम रिपीट करें, यही चीज कंडीशन हमने किया कि 100 ml ले लिया, 25 डिग्री सेंटीग्रेड रख दिया, और इसमें जो सॉल्यूट मिलाया वो सॉल्यूट जो मैक्सिमम अमाउंट आप डिजॉल्व कर सकते थे उससे कम डिजॉल्व किया। जैसे मान लो हमने 80 ग्राम डिजॉल्व कर दिया, तो ऐसा सॉल्यूशन जिसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जो मैक्सिमम अमाउंट डिजॉल्व हो सकता है उससे कम है, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज लेस देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व। जितना आप मैक्सिमम डिजॉल्व कर सकते थे उससे कम डिजॉल्व किया है, तो सॉल्यूशन कहलाएगा अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। ठीक है, अच्छा, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन के केस में अभी आप और इसके अंदर सॉल्यूट डिजॉल्व कर सकते हैं बिना टेम्परेचर चेंज किए। ठीक है, दूसरी बात आ गई सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सैचुरेटेड, संतृप्त विलयन बोलते हैं इसको। सैचुरेटेड का मतलब ये हुआ कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है
इस सॉल्यूशन के अंदर मैक्सिमम जितना डिजॉल्व कर सकते थे, जितना कर सकते थे उतना कर दिया है। जैसे यहाँ पे हम लोग कितना कर सकते थे, 100 ग्राम। तो अगर आपने इसमें 100 ग्राम मिला दिया है तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा वो कहलाएगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व। जितना कर सकते थे उतना डिजॉल्व कर दिया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और अगर एक बार आपने सैचुरेटेड सॉल्यूशन बना लिया, उसके बाद भी अगर कुछ अमाउंट आप सॉल्यूट डिजॉल्व कर रहे हैं तो वो डिजॉल्व नहीं होता था, वो नीचे जाके बैठ जाता था। ठीक है, मतलब सैचुरेटेड सॉल्यूशन में इसी टेम्परेचर पे अब और सॉल्यूट आप इसमें मिक्स नहीं कर सकते थे। और लास्ट हो जाएगा सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि आपने जो सॉल्यूशन बनाया है इसमें जो सॉल्यूट मिलाया है, इस सॉल्यूट का अमाउंट जितना डिजॉल्व कर सकते थे उससे भी ज़्यादा मिला लिया है। जैसे मान लो मैक्सिमम 100 कर सकते हैं तो आपने 105 ग्राम कर दिया। ठीक है, जितना कर सकते थे उससे भी ज़्यादा आपने उस सॉल्यूशन में मिला दिया है, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। और सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कुछ ना कुछ पार्ट नीचे सेटल डाउन होगा, सॉलिड के रूप में बैठा होगा, वो डिजॉल्व नहीं होगा। ठीक है, क्या बोलेंगे, सॉल्यूशन इन विच अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इज मोर देन मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट विच कैन बी डिजॉल्व। तो ये हो गया सुपर सैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब इतना हम लोगों ने पहले ही पढ़ लिया था। अब इसके बाद जो फोर्थ क्लासिफिकेशन है वो हम लोग आज पढ़ते हैं, देखते हैं क्या होता है। तो फोर्थ क्लासिफिकेशन है ऑन द बेसिस ऑफ, फोर्थ क्लासिफिकेशन अपना है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट। अपना फोर्थ क्लासिफिकेशन हो गया ऑन द बेसिस ऑफ नेचर ऑफ सॉल्वेंट, कि जो आपने सॉल्यूशन बनाया है इसमें सॉल्वेंट का नेचर क्या है। और सॉल्वेंट का नेचर का मतलब यहाँ पे जो होगा वो ये होगा कि आइदर इट इज वाटर और समथिंग अदर देन वाटर, कि यहाँ पे जो सॉल्वेंट लिया गया है वो वाटर लिया गया है या कोई दूसरा सब्सटेंस है जो अदर देन वाटर है। ठीक है, मतलब अगला क्लासिफिकेशन हम लोग इस बेसिस पे करने जा रहे हैं कि सॉल्वेंट वाटर है कि वाटर के अलावा कोई दूसरी चीज़ है। ठीक है, तो इस बेसिस पे अगर आप सॉल्यूशन बनाओगे तो दो तरह के सॉल्यूशन बनते हैं। एक को बोलते हैं एक्वस, एक्वस सॉल्यूशन। आपने अक्सर सुना होगा एक्वस, एक्वस जैसे एक्वाफिना। आप कहीं जर्नी पे जाते हो तो जब आपको वाटर की ज़रूरत होती है तो जो बॉटल खरीदते हो तो उस पर लिखा होता है एक्वाफिना, एक्वा। तो एक्वस या एक्वा मतलब होता है H2O। साइंस में एक्वा का मतलब वाटर होता है। तो एक्वस सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट क्या है, वाटर है। हर वो सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्वेंट वाटर होगा उसको हम बोलेंगे एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, एक्वस सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज वाटर।
ठीक है। जैसे एग्जाम्पल, अभी हम लोगों ने सैलाइन वाटर की बात की थी। सैलाइन वाटर हमने बताया था, सैलाइन वाटर क्या होता है बेटा, 0.9% वेट बाई वॉल्यूम NaCl इन वाटर। तो अब इसको हम लोग इतना बड़ा ना बोल के बोल सकते हैं एक्वस NaCl या सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन, एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन। सपोज करिए कि आपने वाटर में ग्लूकोज मिला दिया, ग्लूकोज इन वाटर, तो ये जो सॉल्यूशन बनेगा ये कहलाएगा एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन। और एक्वस ग्लूकोज सॉल्यूशन का मतलब आप क्या समझोगे, आप ये समझोगे कि ग्लूकोज को वाटर में मिक्स करके होमोजीनियस मिक्सचर बनाया गया है। सिमिलरली अगर आप सुक्रोज मिला दिए, सुक्रोज इन वाटर, सुक्रोज को वाटर में डिसॉल्व किया और होमोजीनियस मिक्सचर बनाया, तो ये सॉल्यूशन कहलाएगा एक्वस सुक्रोज सॉल्यूशन। अगर आपने वाटर में अल्कोहल मिला दिया, अल्कोहल इन वाटर, तो ये कहलाएगा एक्वस अल्कोहल सॉल्यूशन। तो मतलब क्या निकला बेटा, सिंपल सी बात ये आई कि एक्वस सॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि जिसमें किसी सॉल्यूट को वाटर के अंदर डिसॉल्व करके सॉल्यूशन बनाया गया है, या वो सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट वाटर होता है उसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। और दूसरा इसमें क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। सेकेंड इसका क्या हो जाएगा, नॉन एक्वस सॉल्यूशन। ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सॉल्वेंट कुछ भी हो, वाटर ना हो, मतलब वाटर के अलावा कुछ भी हो सकता है। तो सॉल्यूशन इन विच सॉल्वेंट इज अदर देन वाटर, अदर देन वाटर, वाटर के अलावा कुछ भी हो सॉल्वेंट, तो वो सॉल्यूशन कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। जैसे एक कंपाउंड होता है बेंजीन, तो बेंजीन इन टॉल्यूइन, ठीक है, या शुगर इन एल्कोहल, कुछ भी सॉल्वेंट वाटर के अलावा कुछ भी होगा तो वो कहलाएगा नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो ये हो गया अपना फोर्थ क्लासिफिकेशन, जिसमें बेसिस क्या था, नेचर ऑफ सॉल्वेंट। और नेचर ऑफ सॉल्वेंट का मतलब क्या था कि सॉल्वेंट हमने जो लिया है वो क्या लिया है, वाटर लिया है कि वाटर के अलावा कोई दूसरी चीज ली है। अगर वाटर लिया है तो एक्वस सॉल्यूशन, और वाटर के अलावा कोई दूसरी चीज है तो नॉन एक्वस सॉल्यूशन। अब हमारा जो सबसे लास्ट क्लासिफिकेशन होगा वो होगा ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट। तो फिफ्थ क्लासिफिकेशन है, फिफ्थ टाइप है ऑन द बेसिस ऑफ फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड
सॉल्वेंट कि जो आपने सल्यूट और सॉल्वेंट लिया है, इस सल्यूट और सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट क्या है, ये सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। फिजिकल स्टेट तो यही तीनों होती हैं। तो अगला क्लासिफिकेशन हमारा इसी बेस पे होगा कि जो सल्यूट और सॉल्वेंट लिया गया है इनकी फिजिकल स्टेट क्या है, ये सल्यूट सॉल्वेंट सॉलिड है, लिक्विड है कि गैस है। तो इस बेसिस पे अगर आप टाइप ऑफ सॉल्यूशन देखते हो तो देयर आर 9 टाइप ऑफ सॉल्यूशन on the basis of physical state। फिजिकल स्टेट के बेसिस पे 9 तरह के सॉल्यूशन बनेंगे। अब आपको लग रहा होगा कि 9 तरह के सॉल्यूशन याद कैसे रखेंगे, तो बहुत आसान सी चीज़ है। देखो मैं कोशिश करता हूँ, एक बार यहाँ लिखो टाइप ऑफ सॉल्यूशन, टाइप ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पे लिखो सल्यूट का फिजिकल स्टेट, यहाँ पे लिखो सॉल्वेंट, ठीक है। और अगर कर सकते हो तो सबके एक एक दो एग्जाम्पल याद रखो। जैसे पहला टाइप, तो फिजिकल स्टेट में सॉलिड, लिक्विड, गैस है, तो पहले सॉलिड उठाओ। लिया क्या, सॉलिड और इन सॉलिड। अब देखो स्टेटमेंट से ही पता चल रहा है सॉलिड इन सॉलिड, मतलब सल्यूट क्या है, ये सॉलिड है और किसके अंदर है, मतलब सॉल्वेंट के अंदर, तो ये भी क्या है, सॉलिड है। तो सॉलिड इन सॉलिड मतलब सल्यूट भी सॉलिड है और सॉल्वेंट भी सॉलिड है। हम लोग जब पढ़ेंगे आगे तो उसमें एक टर्म आता है अलॉय। अलॉय का मतलब क्या होता है, एलॉयस बोलते हैं इसको, और एलॉयस होते हैं ये एक तरह के सॉल्यूशन होते हैं जिस सॉल्यूशन में सल्यूट भी सॉलिड होता है और सॉल्वेंट भी सॉलिड होता है। जैसे अगर आप कॉपर को मेल्ट करो और इसको मेल्टेड गलित गोल्ड में मिला दो, कॉपर को आपने मेल्ट किया, गर्म किया, तो वो सॉलिड से लिक्विड फॉर्म में आ गया। फिर गोल्ड को भी आपने हीट किया तो वो लिक्विड फॉर्म में आ गया। फिर इन दोनों लिक्विड को मिला दोगे तो जब कूल होंगे तो एक सॉल्यूशन बनता है जिसमें इनिशियली कॉपर भी क्या था, सॉलिड है और गोल्ड भी सॉलिड है, तो कॉपर इन गोल्ड इसका एग्जाम्पल हो गया, ठीक है। फिर दूसरे की बात करें तो अब आपको यहाँ पे लिया था सॉलिड इन सॉलिड, अब अगला ले लो सॉलिड के बजाय लिक्विड, लिक्विड इन सॉलिड, तो सल्यूट क्या हो जाएगा, लिक्विड हो जाएगा, सॉल्वेंट क्या हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। मतलब कि लिक्विड को आपने सॉलिड के अंदर डिजॉल्व कर रखा है, ठीक है बेटा। सॉलिड, लिक्विड इन सॉलिड। फिर अब इसी तरह से तुम लिस्ट बना सकते हो, सॉलिड लिया, सॉलिड के अंदर घोला, लिक्विड लिया, सॉलिड के अंदर घोला। अब अगला क्या होता है, गैस इन सॉलिड, ठीक है। चौथा क्या हो जाएगा, अब चेंज करो, सॉलिड इन सॉलिड, सॉलिड खत्म हो गया। अब यहाँ पे हम क्या लेंगे, लिक्विड लेंगे, तो ये हो जाएगा सॉलिड इन लिक्विड। फिर क्या हो जाएगा, लिक्विड इन लिक्विड। फिर क्या हो जाएगा, गैस इन लिक्विड, ठीक है। तो 5, 6, अब 3 बचेंगे, तो अगली बार हमको यहाँ पे क्या लेना है, गैस लेना है, सॉलिड इन गैस,
सॉलिड इन गैस, फिर लिक्विड इन गैस, और फिर तो ये पूरी लिस्ट बन जाएगी। आप एक बार बैठ के करोगे तो सब हो जाएगा, ठीक है। और बहुत ज़्यादा इस पर आपको ध्यान भी नहीं देना है, बस ध्यान रखना है कि 9 तरीके के होते हैं और कैसे बनाते हैं, ये बैठ के आपको याद नहीं रखना है, ठीक है। चलो, तो ये तो हो गए टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब इस टाइप ऑफ सॉल्यूशन में जो सबसे ज़्यादा हमको पढ़ना है, सबसे डिटेल में पढ़ना है, वो है बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन, और आपको पता है कि बाइनरी सॉल्यूशन ये किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन था? ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट। और ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट, अगर नंबर ऑफ कंपोनेंट्स 2 हैं तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलते थे बाइनरी सॉल्यूशन, ठीक है। और बाइनरी सॉल्यूशन में जो 2 कंपोनेंट्स होते हैं उन कंपोनेंट्स का नाम दिया जाता है। एक को हम लोग बोलते हैं सॉल्यूट और दूसरे को बोलते हैं सॉल्वेंट, ठीक है बेटा। बाइनरी सॉल्यूशन ऐसा सॉल्यूशन जिसमें सिर्फ 2 ही कंपोनेंट्स हैं, यानी कि 2 प्योर सब्सटेंस को मिला के होमोजेनियस मिक्सचर बनाया गया होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन को बोलेंगे बाइनरी सॉल्यूशन। और इन 2 कंपोनेंट्स में से एक का नाम होगा सॉल्यूट और दूसरे का नाम होगा सॉल्वेंट, ठीक है। अब आपको ये बताना है कि ठीक है, आपने 2 कंपोनेंट बनाए, जैसे सपोज करो कि हमने 100 ml वाटर लिया और इस 100 ml वाटर में 10 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, ये केस 1 था। दूसरा सेम चीज हमने रिपीट की, बस अब क्या किया, 10 ml वाटर लिया और इसमें 100 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया। दोनों ही केस में कंपोनेंट्स 2 ही हैं और दोनों कंपोनेंट्स मिलके होमोजेनियस मिक्सचर बनाएंगे, तो हम ये बोलेंगे कि ये भी एक बाइनरी सॉल्यूशन है। यहाँ पे भी 2 ही कंपोनेंट हैं, तो ये भी एक बाइनरी सॉल्यूशन कहलाएगा। अच्छा देखो, अब आपको बताना है कि इन दोनों केस में जो दोनों के दोनों बाइनरी सॉल्यूशन हैं, वाटर और ग्लूकोज का, तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन है, सॉल्वेंट कौन है, और यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट कौन है। तो आपके हिसाब से क्या होगा, आप ये सोच रहे हैं कि इस बाइनरी सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट होगा वो ग्लूकोज होगा और सॉल्वेंट जो है वो वाटर होगा। अगर ऐसा सोच रहे हैं तो बिल्कुल सही सोच रहे हैं, ठीक है ना। यहाँ पे अगर आप ये सोच रहे हैं कि सॉल्यूट अब भी ग्लूकोज होगा और सॉल्वेंट अब भी वाटर होगा, तो ये सोचना आपका गलत है। तो फिर आप हमसे पूछेंगे कि सर यहाँ पे हमने सोचा तो वो सही सोचा, यहाँ पे क्यों गलत सोचा? क्योंकि बेटा सॉल्वेंट का इन जनरल आपने क्या सोचा था, आपके सोचने का जो प्रोसेस था कि सॉल्वेंट का मतलब जिसके अंदर घुले, और जिसके अंदर घुले इससे तुरंत हमारे दिमाग में आता है कि सॉल्वेंट हमेशा लिक्विड होना चाहिए, मतलब जो लिक्विड स्टेट में कंपोनेंट है वो सॉल्वेंट होगा। तो ये आपका सोचना गलत है। सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। अगर ऐसा होता बेटा
तो जो हम लोगों ने 9 टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़े थे उसमें सॉल्वेंट हमने सॉलिड भी लिया था, लिक्विड भी लिया था और गैस भी लिया था। तो सॉल्वेंट कुछ भी हो सकता है, किसी भी फिजिकल स्टेट में हो सकता है, वो सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है और गैस भी हो सकता है। तो फिर आप कैसे डिसाइड करोगे? बहुत आसान काम है। कैसे? हमेशा सॉल्यूट वो कंपोनेंट कहलाता है जो लेसर अमाउंट में होता है। लेसर अमाउंट, जो कम मात्रा में प्रेजेंट होता है वो हमेशा सॉल्यूट होता है, और जो लार्जर अमाउंट में होता है, जो लार्जर अमाउंट में होता है वो हमेशा सॉल्वेंट होता है। उसके फिजिकल स्टेट से कोई लेना देना नहीं है। जिस कंपोनेंट का अमाउंट कम है वो सॉल्यूट होगा, जिस कंपोनेंट का अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा। जैसे पहले वाले केस में हम देखें, यहाँ पे देखें तो ग्लूकोज हमने लिया था 10 ग्राम और वाटर लिया था 100 ml। तो इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज क्या है? कम है। तो फर्स्ट केस में जो ग्लूकोज होगा ये सॉल्यूट होगा, और वाटर ज्यादा है, लार्जर अमाउंट में है, तो वाटर क्या हो जाएगा? ये सॉल्वेंट हो जाएगा। लेकिन जैसे ही हम लोग सेकंड केस की बात करेंगे तो यहाँ पे ग्लूकोज ज्यादा है और वाटर कम है, तो उल्टा हो जाएगा। अब सेकंड केस में वाटर क्या हो जाएगा? सॉल्यूट हो जाएगा, और ग्लूकोज क्या हो जाएगा? सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, तो आपको सिंपल ध्यान रखना है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट में फिजिकल स्टेट का कोई लेना देना नहीं होता है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट डिसाइड होते हैं ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट, मात्रा पे। जिसका अमाउंट ज़्यादा है वो सॉल्वेंट होगा, जिसका अमाउंट कम है वो सॉल्यूट होगा। ठीक है, तो आप में से कुछ लोगों के मन में ये बात आ रही होगी कि अगर दोनों का अमाउंट सेम हो गया तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे? ठीक है, यहाँ तो समझ में आ गया। अब कुछ लोगों के दिमाग में ये बात आ रही होगी कि अगर दोनों का अमाउंट सेम लिया तो फिर हम कैसे डिसाइड करेंगे कि कौन सॉल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है? तो देखो बेटा, सॉल्यूट, सॉल्वेंट। अब जो दो कंपोनेंट आपने लिए हैं, जैसे मान लो हमने क्या किया, 100 ml वाटर लिया और इस 100 ml वाटर में 100 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया, तो ये एक सॉल्यूशन बनेगा। अब यहाँ पे दोनों का अमाउंट आपको सेम दिख रहा है, ग्लूकोज भी 100, वाटर भी 100, तो कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट? तो यहाँ पे फिर आपको ये देखना होता है कि ये जो सॉल्यूशन बना है, इस सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट क्या है? इसका फिजिकल स्टेट क्या है? एक तो ग्लूकोज आपने लिया है सॉलिड और वाटर क्या है? लिक्विड। अब दोनों को मिक्स करने के बाद जो फाइनल सॉल्यूशन बन रहा है ये क्या है? ये सॉलिड फेज में है कि लिक्विड फेज में है? ठीक है, आपको अब यहां से डिसाइड करना है कि कौन सॉल्यूट कौन सॉल्वेंट। कैसे? फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूशन से। अगर जो फाइनल सॉल्यूशन बना है वो सॉलिड है तो इन दोनों में से जो सॉलिड है वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है, जैसे मान लें पहले केस में कि ये जो सॉल्यूशन बना है ये सॉलिड है, तो सॉलिड यहाँ पे क्या है बेटा? ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज क्या हो जाएगा? ये सॉल्वेंट हो जाएगा, और वाटर क्या हो जाएगा? ये सॉल्यूट हो जाएगा। फर्स्ट केस में हमने ऐसा सपोज किया है, ये हमको करके देखना पड़ता है।
सेकेंड केस में हमने ये माना कि सपोज करो कि ये जो फाइनल सोल्यूशन बना है ये लिक्विड फेज में है, तो फिर आप चेक करोगे कि इन दोनों में से लिक्विड कौन है, लिक्विड वाटर है, और जो लिक्विड होगा वही सॉल्वेंट हो जाएगा। तो अब यहाँ पे वाटर सॉल्वेंट हो जाएगा और ग्लूकोज सॉल्यूट हो जाएगा। क्या समझ में आया कि अगर अमाउंट सेम है दोनों कंपोनेंट का, तो जो सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट होगा वही फिजिकल स्टेट वाला कंपोनेंट सॉल्वेंट होगा। अगर फाइनल सॉल्यूशन लिक्विड है तो कंपोनेंट में से जो लिक्विड है वो सॉल्वेंट होगा। अगर सॉल्यूशन का फिजिकल स्टेट सॉलिड है तो कंपोनेंट्स में से जिसका फिजिकल स्टेट सॉलिड का होगा वो सॉल्वेंट होगा। ठीक है बेटा। अब कुछ और जो एक्स्ट्रा दिमाग चला रहे हैं, कुछ बच्चे और एक्स्ट्रा दिमाग चला रहे हैं कि अगर दोनों के दोनों लिक्विड हैं, जैसे आपने क्या किया 10 ml H2O ले लिया और 10 ml अल्कोहल ले लिया C2H5OH, ये इन जनरल इसको अल्कोहल बोलते हैं, बट अल्कोहल एक कोई कंपाउंड नहीं होता है, इट इज द ग्रुप ऑफ कंपाउंड। ढेर सारे कंपाउंड्स होते हैं अल्कोहल में, ये एक फैमिली है। तो अल्कोहल, ये वाला जो अल्कोहल है इसका नाम है एथिल अल्कोहल, और यही अल्कोहल जितने भी अल्कोहलिक बेवरेज होते हैं, जो भी अल्कोहलिक पेय होते हैं, सब में यही एथिल अल्कोहल होता है। चलो खैर वो अलग चीज है। अब इन दोनों को मिक्स किया, तो अब इसमें से आपको बताना है कि कौन सल्यूट है और कौन सॉल्वेंट है। तो आपने पहला देखा कि जिसका अमाउंट ज्यादा है तो लिखा दोनों का अमाउंट सेम है। फिर आपने इसके फिजिकल स्टेट की बात करी, तो ये भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, तो ये भी लिक्विड होगा। फिर ये लिक्विड है तो ये भी और ये भी, ठीक। तो कंफर्म नहीं हो पा रहा है, तो इस केस में आपकी मर्जी है, आप चाहे तो इसको सल्यूट बोलें, चाहे तो इसको सल्यूट बोलें, चाहे तो इसको सॉल्वेंट बोलें, चाहे तो इसको सॉल्वेंट बोलें, उससे कोई फर्क नहीं है। ठीक है। ऐसे केस में आप किसी एक को सल्यूट और किसी एक को सॉल्वेंट मान के काम कर सकते हैं। ठीक है बेटा। तो ये तो बात हो गई बाइनरी सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट्स कि उनमें सल्यूट और सॉल्वेंट हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। अब आ जाते हैं कंसंट्रेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन। किसी बाइनरी सॉल्यूशन का कंसंट्रेशन का क्या मतलब होता है। ठीक है, चलो देखते हैं कंसंट्रेशन का क्या मतलब है। कंसंट्रेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है। कंसंट्रेशन ऑफ बाइनरी सॉल्यूशन आपको भी जनरल लाइफ में, डेली लाइफ में आपको टर्म कंसंट्रेशन से कई बार सामना हुआ होगा। जैसे घरों में कहा जाता है कि कोई सॉल्यूशन आपने बनाया, जैसे वाटर में चीनी घोल दिया है, तो कुछ लोगों को ज़्यादा गाढ़ा शरबत पीने का शौक होता है, कुछ लोग उसको पतला करके पीते हैं। तो कंसंट्रेशन का मतलब कुछ इसी से है, गाढ़ापन से। जो सॉल्यूशन आपने बनाया है दो कंपोनेंट को मिक्स करके, तो जिसमें गाढ़ापन ज़्यादा है उसका कंसंट्रेशन ज़्यादा होगा, और जिसमें गाढ़ापन कम है उसका कंसंट्रेशन कम होगा। जैसे मान लो तुमने 250 ml वाटर लिया और इसमें 10 ग्राम ग्लूकोज मिला दिया या सुक्रोज मिला दिया, चीनी मिला दिया। ठीक है। फिर दूसरा एक सॉल्यूशन बनाना है, उसमें भी आपने
250 ml वाटर लिया और इसमें 20 ग्राम सुक्रोज यानी कि चीनी मिला दिया। ठीक है, तो इन दोनों सॉल्यूशन में ज्यादा गाढ़ा सॉल्यूशन कौन होगा? सेकेंड वाला होगा। ठीक है, क्यों? इसमें अमाउंट ऑफ सॉल्यूट ज्यादा है। अब ये तो आपने यहाँ आसानी से बता दिया कि ये सॉल्यूशन ज्यादा गाढ़ा है, यानी कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा होगा, इसका कंसंट्रेशन कम होगा। बट यही एक्सपेरिमेंट हम रिपीट करें, आपने 250 ml वाटर लिया और इसमें सुक्रोज मिला दिया, सपोज करो 150 ग्राम। ठीक है, और दूसरा आपने लिया, इसमें 250 लीटर लिया और यहाँ पे मिला दिया 50 kg सुक्रोज। तो अब आपको इन दोनों का कंसंट्रेशन या गाढ़ापन जितनी आसानी से आपने यहाँ बता दिया था, उतनी आसानी से अब आप यहाँ नहीं बता सकते। बता सकते हो तो बताओ कि कौन ज्यादा गाढ़ा है, किसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, बोलो। दिक्कत हो रही है ना? तो इसी दिक्कत को दूर करने के लिए हम लोगों ने कंसंट्रेशन को डिफाइंड किया। कंसंट्रेशन को डिफाइंड किया क्यों? साइंस का काम होता है चीजों को आसान करना। अब यहाँ तो आप बहुत आसानी से बता दिए कि इसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, इसका गाढ़ापन ज्यादा है, लेकिन वही हमने थोड़ा सा डाटा चेंज कर दिया। जो वैल्यू है उनको यहाँ पे आपने दोनों को सेम रखा था, तो ऊपर जो ज्यादा था उसका कंसंट्रेशन ज्यादा, हमने यहाँ पे भी वैल्यू चेंज करी और यहाँ पे भी चेंज कर दी। तो अब आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो गया। तो अगर आप कंसंट्रेशन समझ जाएंगे तो ये भी अब मुश्किल नहीं होगा। कैसे? तो उसी के लिए हम लोग डिफाइन करते हैं कंसंट्रेशन। एक्चुअल में कंसंट्रेशन का आप जो मतलब समझ के रखेंगे वो होगा गाढ़ापन, बट साइंस के हिसाब से कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है वो देखते हैं। कंसंट्रेशन होता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, किसी गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन में जो सॉल्यूट का अमाउंट होता है उसी को बोलते हैं कंसंट्रेशन। और ये कंसंट्रेशन निकालते कैसे हैं? तो कंसंट्रेशन निकालते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, और इसको हमेशा डिवाइड किया जाता है अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन से। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाई अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन, तो ये हो जाता है कंसंट्रेशन। ठीक है, अब जिसका कंसंट्रेशन ज़्यादा आएगा, जिसका ये रेशियो ज़्यादा आएगा, उसका कंसंट्रेशन भी ज़्यादा। जैसे अभी आपने क्या किया था, 250 ml लिया था और यहाँ पे आपने मिलाया था 150 ग्राम। दूसरी तरफ आपने लिया था 250 लीटर और यहाँ पे मिलाया था 50 kg। अब इन दोनों का कंसंट्रेशन आपको कंपेयर करना है, तो पहले का कंसंट्रेशन निकालो। अमाउंट ऑफ सॉल्यूट कितना, 150, अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 250, तो ये हो गया 15/25। ठीक है, दूसरे का कैलकुलेट करो तो इसका कंसंट्रेशन क्या होगा। अब देखो 50 kg है तो इसको ग्राम में बदल लेंगे। ठीक है, 250 लीटर है तो इसको भी ml में, तभी तो कंपेयर कर पाएंगे। तो खैर ये इससे कट जाएगा, ये 0 से 0 कट जाएगा, तो ये आपका हो जाएगा 5/25। ठीक है बेटा, तो एक आया है 15/25 और एक आया है 5/25।
25। अब इन दोनों में से कौन ज़्यादा है? ऑब्वियसली बात है बेटा, ये ज़्यादा है, यानी कि ये पहले वाले का कंसंट्रेशन ज़्यादा था और इसका कंसंट्रेशन कम था। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंसंट्रेशन किसी भी सॉल्यूशन का निकालते हैं। लेकिन क्या, अब इसमें क्या लेकिन ये कि जो आप अमाउंट ऑफ सॉल्यूट बता रहे हैं या अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन बता रहे हैं, तो अभी आपने कहा था कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट सॉलिड भी हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकते हैं, गैस भी हो सकते हैं। तो सॉलिड के अमाउंट को तो आप ग्राम में बताते हैं, लेकिन लिक्विड के अमाउंट को आप ग्राम में भी बता सकते हैं और वॉल्यूम में भी बता सकते हैं। गैस है तो गैस का अमाउंट आप मतलब सॉलिड के जैसे ग्राम में भी बता सकते हैं, इसका वॉल्यूम में भी बता सकते हैं। जैसे मान लो कोई सॉलिड सुक्रोज है, चीनी है, तो चीनी को आप कहेंगे कि 20 ग्राम है या 50 ग्राम है या 50 kg है। तो ये सब सॉलिड का अमाउंट बताने का तरीका क्या है? ग्राम या kg में। लेकिन यही लिक्विड है बेटा, तो आप कह सकते हैं कि 1 kg वाटर है, या आप कह सकते हैं 1 लीटर वाटर है। दोनों ही तरीके से आप अमाउंट बता सकते हैं, kg में भी और लीटर में भी। जैसे आप लोग ने जो ऑयल खरीद के लिए आते हैं मार्केट से, तो उसमें लिखा होता है 1 लीटर और वही देखना नीचे लिखा होता है 918, इसी के आसपास कुछ होता है, एग्जैक्ट मुझे याद नहीं है। 1 लीटर तो लिखा होगा, लेकिन ये केजी में लिखा होता है 0.918 kg। ठीक है, तो ये दोनों ही तरीका हो गया आपको अमाउंट बताने का। ठीक, तो अब कंसंट्रेशन डिपेंड करेगा कि आपने जो अमाउंट बताने का तरीका अपनाया है सॉल्यूट का और सॉल्यूशन का, ये कैसे बताया है? ग्राम में बताया है, मतलब आप उसका मास बता रहे हो, कि ml में बताया है, उसका वॉल्यूम बता रहे हो। सिमिलरली अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन आप किसमें बता रहे हो? ग्राम में, उसका मास बता रहे हो, कि ml में उसका वॉल्यूम बता रहे हो। तो ये जो रिप्रेजेंट करने का तरीका होगा, बताने का तरीका होगा, उसी के बेसिस पे डिफरेंट कंसंट्रेशन टर्म आएंगे। तो अगला हमारा टॉपिक हो जाएगा डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन। ठीक है, तो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन। अब इस डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्यूशन में अब हमको ये पढ़ना है कि कितने तरह के डिफरेंट टाइप ऑफ कंसंट्रेशन टर्म होंगे, उनकी डिफिनीशन क्या होगी, उनको कैलकुलेट कैसे करेंगे। अब ये सारी चीज़ें हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।